किसी बड़े शहर में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम विक्रम था। उसका कारोबार बहुत बड़ा था और पूरे इलाके में उसकी दुकानें फैली हुई थी। कपड़े का व्यापार था उसका और हर तरह के महंगे से महंगे कपड़े उसकी दुकानों में मिलते थे। लोग दूर दूर से आकर उसकी दुकान से सामान खरीदते थे। विक्रम की एक बीवी थी जिसका नाम प्रिया था। प्रिया बहुत ही नेक दिल और समझदार औरत थी। घर को बहुत अच्छे से संभालती थी और पति का पूरा ख्याल रखती थी। विक्रम और प्रिया के 3 बेटे थे। सबसे बड़े का नाम अनिल था, बीच वाले का नाम संजय था और सबसे छोटे का नाम राज था। अनिल बहुत ही मेहनती और होशियार लड़का था। सुबह जल्दी उठ जाता था और अपने पिता के साथ दुकान पर चला जाता था। ग्राहकों से बात करना, कपड़े दिखाना, दाम तय करना, सब कुछ बहुत अच्छे से सीख गया था। पिता को उस पर बहुत गर्व था। जब भी कोई उससे बेटों के बारे में पूछता तो विक्रम खुश होकर कहता कि अनिल तो मेरा असली वारिस है, वो मेरे कारोबार को और भी बड़ा बनाएगा। संजय भी काफी समझदार था। वो सुबह उठकर दुकान के हिसाब किताब देखता था। कितना माल आया, कितना बिका, कितना फायदा हुआ, सब कुछ लिखता रहता था। उसे गिनती का बहुत शौक था और वो बही खाते बहुत साफ सुथरे रखता था। विक्रम उससे भी खुश रहता था और कहता था कि संजय के बिना तो मेरा कारोबार चल ही नहीं सकता। लेकिन राज एकदम उल्टा था। सुबह देर तक सोता रहता। जब मां उसे जगाने आती तो करवट बदलकर फिर सो जाता। दोपहर तक बिस्तर पर पड़ा रहता। जब उठता भी तो आलस में ही रहता। पिता कहता कि चल दुकान पर चलते हैं तो बहाने बनाने लगता। कभी कहता कि सिर दर्द है, कभी कहता कि पेट खराब है, कभी कहता कि बुखार आ रहा है। पिता गुस्सा होता तो मां बीच में आ जाती और कहती कि अभी तो बच्चा है, बड़ा हो जाएगा तो सब सीख लेगा। राज का पूरा दिन यूं ही बर्बाद होता रहता। दोपहर को उठता, खाना खाता और फिर घर से बाहर निकल जाता। गली में इधर उधर घूमता रहता। कभी किसी दुकान के सामने खड़ा होकर लोगों को देखता रहता, कभी बाजार में जाकर तमाशा देखता रहता। कभी कभी तो पूरा दिन यूं ही सड़क पर बैठा रहता और लोगों को आते जाते देखता रहता। शाम को जब पिता और दोनों भाई दुकान से थके हुए घर वापस आते तो राज भी घर आ जाता। खाना खाकर फिर सो जाता। विक्रम को राज की ये हालत देखकर बहुत गुस्सा आता। वो प्रिया से कहता कि तुमने इस लड़के को बिगाड़ दिया है। इतना लाड प्यार किया कि बिल्कुल निकम्मा बन गया। न कोई काम करता है, न कोई धंधा सीखता है। पूरा दिन यूं ही इधर उधर भटकता रहता है। आगे चलकर ये क्या करेगा? प्रिया कहती कि अभी छोटा है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, तुम इतना परेशान मत हो। लेकिन विक्रम को यकीन नहीं होता था। अनिल और संजय भी अपने छोटे भाई राज से परेशान रहते थे। दोनों भाई मेहनत करते थे और राज घर पर आराम से पड़ा रहता था। कभी कभी दोनों भाई उससे कहते कि राज तू भी हमारे साथ चल, कुछ सीख ले। लेकिन राज बहाने बना देता। वो कहता कि मुझे दुकानदारी में कोई मजा नहीं आता, मुझे तो कपड़े बेचना बिल्कुल पसंद नहीं, तुम लोग करो, मैं कुछ और करूंगा। लेकिन राज कुछ भी नहीं करता था। उसे बस खाली बैठना और घूमना पसंद था। कभी कभी वो बाजार में जाकर कोई मजेदार चीज देख लेता तो पिता से पैसे मांगता। विक्रम गुस्से में आ जाता और कहता कि मेहनत नहीं करोगे तो पैसे कैसे मिलेंगे? तुम्हारे भाई दिन भर काम करते हैं तब जाकर कुछ मिलता है, तुम बिना कुछ किए पैसे मांगते हो। राज चुप हो जाता और मां के पास चला जाता। प्रिया उसे थोड़े पैसे दे देती थी। एक दिन विक्रम की एक पुरानी दुकान में काफी नुकसान हो गया। कुछ माल चोरी हो गया था और कुछ माल खराब हो गया था। विक्रम बहुत परेशान हो गया। उसने सोचा कि अब किसी को तो इस दुकान की जिम्मेदारी लेनी होगी। उसने अनिल को बुलाया और कहा कि बेटा तुम इस दुकान को संभाल लो। अनिल तैयार हो गया। फिर विक्रम ने संजय को दूसरी दुकान की जिम्मेदारी दे दी। अब विक्रम सोचने लगा कि राज को क्या काम दूं। उसने राज को बुलाया और कहा कि बेटा अब तुम भी बड़े हो गए हो, तुम्हारे भाई कारोबार संभाल रहे हैं,
तुम भी कुछ काम करो। मैं तुम्हें एक छोटी सी दुकान दे देता हूं, तुम उसे चलाओ। राज ने मुंह बना लिया और कहा कि पिताजी, मुझे दुकान नहीं चलानी, मुझे ये सब पसंद नहीं। विक्रम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने चिल्लाकर कहा कि तुम्हें क्या पसंद है? पूरा दिन सोना और घूमना? तुम्हें कुछ काम तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो आगे चलकर तुम्हारा क्या होगा? राज डर गया और चुप हो गया, लेकिन दिल में वो जानता था कि उसे दुकान नहीं चलानी। प्रिया ने विक्रम को समझाया कि राज को जबरदस्ती मत करो, धीरे धीरे वो खुद समझ जाएगा। लेकिन विक्रम अब तंग आ चुका था। उसने राज से कहा कि अगर तुम काम नहीं करोगे तो तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। यह सुनकर राज को झटका लगा। उसने सोचा कि पिताजी सच में गुस्सा है, लेकिन फिर भी राज ने अपनी आदत नहीं बदली। कुछ दिन बाद विक्रम ने राज को एक छोटी सी दुकान दे दी। उसने कहा कि इसमें तुम जो चाहो बेच सकते हो, बस रोज सुबह दुकान खोलो और शाम को बंद करो। राज मन मारकर दुकान पर गया। पहले दिन वो सुबह देर से पहुंचा, दुकान खोली और कुर्सी पर बैठ गया, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया कि करना क्या है। कुछ ग्राहक आए, लेकिन राज ने उनसे ढंग से बात नहीं की। वो बोर हो रहा था और बार बार बाहर देख रहा था। दोपहर होते होते उसे भूख लग गई। उसने दुकान बंद कर दी और घर चला गया। शाम को फिर नहीं गया। अगले दिन भी यही हुआ। राज दुकान पर देर से गया और जल्दी चला आया। कुछ दिनों में ही दुकान की हालत खराब हो गई। ग्राहक आना बंद हो गए क्योंकि उन्हें पता चल गया कि यहां का दुकानदार बहुत लापरवाह है। विक्रम को जब यह खबर लगी तो वो बहुत गुस्सा हुआ। उसने राज को बुलाया और डांटा, लेकिन राज ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस चुपचाप खड़ा रहा। विक्रम ने प्रिया से कहा कि अब मैं इस लड़के से कोई उम्मीद नहीं रखता। ये जैसे चाहे वैसे रहे, मैं इसे अब कुछ नहीं दूंगा। प्रिया दुखी हो गई, लेकिन वो भी जानती थी कि राज की गलती है। उसने राज को समझाने की कोशिश की, लेकिन राज ने कोई ध्यान नहीं दिया। इस तरह महीने गुजरते गए। अनिल और संजय का कारोबार बढ़ता गया। दोनों भाइयों ने मिलकर एक नई दुकान भी खोल ली। विक्रम उन पर बहुत खुश था और उन्हें और भी जिम्मेदारी देने लगा, लेकिन राज वैसे का वैसा रहा। वो अब पहले से भी ज्यादा आलसी हो गया था। पूरा दिन घर में ही पड़ा रहता या फिर बाहर घूमता रहता। एक दिन राज बाजार में घूम रहा था। वहां उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी किसी चीज को लेकर चिल्ला रहा है। राज पास गया तो देखा कि बूढ़े के हाथ में एक पुराना सा लैंप था। वो लैंप बहुत ही गंदा और जंग लगा हुआ था। बूढ़ा चिल्ला रहा था कि कोई इसे खरीद लो, बहुत कीमती चीज है। लेकिन कोई भी उस गंदे लैंप को खरीदने के लिए तैयार नहीं था। लोग हंस रहे थे और कह रहे थे कि ये तो कबाड़ है। राज को उस लैंप में कुछ अलग दिखा। उसे लगा कि शायद ये सच में कोई खास चीज हो। उसने बूढ़े से पूछा कि इसकी क्या कीमत है। बूढ़े ने कहा कि बस 10 सिक्के दे दो। राज के पास उतने पैसे नहीं थे। उसने घर जाकर मां से पैसे लिए और वापस आकर वो लैंप खरीद लिया। बूढ़ा खुश हो गया और पैसे लेकर चला गया। राज उस लैंप को लेकर घर आया। उसने सोचा कि इसे साफ करना चाहिए, शायद ये कोई पुरानी कीमती चीज हो। उसने एक कपड़ा लिया और लैंप को रगड़ने लगा। अचानक लैंप से धुआं निकलने लगा। राज घबरा गया और लैंप को नीचे रख दिया। धुआं और ज्यादा बढ़ने लगा और फिर उसमें से एक विशालकाय आकृति प्रकट हुई। राज की सांस रुक गई। वो डर के मारे पीछे हट गया। वो आकृति एक जिन था। उसकी लंबाई बहुत ज्यादा थी और वो बहुत ताकतवर दिख रहा था। जिन ने गरजती हुई आवाज में कहा कि मैं इस लैंप का जिन हूं। जिसने भी मुझे बुलाया है, मैं उसकी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। राज हक्का बक्का रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सच है या सपना। उसने अपने गाल पर चिकोटी काटी। दर्द हुआ तो समझ आया कि यह सच है। जिन ने फिर कहा कि जल्दी बोलो, तुम्हारी पहली इच्छा क्या है। राज सोचने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या मांगे। उसने सोचा कि अगर 3 इच्छाएं ही है
तो सोच समझकर मांगनी चाहिए। उसने जिन्न से कहा कि मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं सोचकर बताता हूं। जिन्न ने कहा कि ठीक है, लेकिन जब भी तुम मुझे बुलाना चाहो तो इस लैंप को रगड़ देना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। यह कहकर जिन्न फिर से लैंप के अंदर चला गया। राज बहुत खुश हो गया। उसने सोचा कि अब मेरी किस्मत बदल जाएगी, लेकिन उसने किसी को भी इस बारे में नहीं बताया, न मां को, न पिता को, और न ही अपने भाइयों को। उसने लैंप को अपने कमरे में छुपा दिया और सोचने लगा कि क्या मांगे। वो रात भर सोता रहा और सपने देखता रहा कि वो कितना अमीर बन जाएगा। अगली सुबह राज देर से उठा। उसने नाश्ता किया और फिर अपने कमरे में चला गया। उसने दरवाजा बंद कर लिया और लैंप को बाहर निकाला। उसने लैंप को रगड़ा और फिर से वही धुआं निकलने लगा। जिन्न प्रकट हुआ और बोला कि बताओ तुम्हारी पहली इच्छा क्या है। राज ने सोचा कि पहले थोड़े पैसे मांग लेता हूं। उसने कहा कि मुझे 1000 सोने के सिक्के चाहिए। जिन्न ने हाथ हिलाया और तुरंत राज के सामने एक बड़ा थैला आ गया। थैला सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। राज ने थैला खोलकर देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। इतने सारे सोने के सिक्के उसने पहली बार देखे थे। जिन्न ने कहा कि तुम्हारी पहली इच्छा पूरी हो गई, अब 2 इच्छाएं बची है। ये कहकर जिन्न फिर लैंप में चला गया। राज ने सोचा कि अब इन पैसों का क्या करूं। अगर मैं घर में रखूंगा तो किसी को शक हो जाएगा। पिताजी पूछेंगे कि ये पैसे कहां से आए। उसने सोचा कि पहले कुछ पैसे खर्च करके देखता हूं। उसने थैले से कुछ सिक्के निकाले और बाकी सिक्के अपने कमरे में एक पुराने संदूक में छुपा दिए। फिर वो बाजार की तरफ चल पड़ा। बाजार में उसने देखा कि एक दुकान में बहुत सुंदर कपड़े रखे हुए हैं। उसने सोचा कि क्यों न अपने लिए कुछ अच्छे कपड़े खरीद लूं। वो दुकान में गया और सबसे महंगे कपड़े खरीद लिए। दुकानदार हैरान हो गया क्योंकि राज ने बिना दाम पूछे ही सारे कपड़े खरीद लिए और सोने के सिक्के दे दिए। फिर राज एक जूतों की दुकान पर गया। वहां उसने सबसे अच्छे जूते खरीदे। फिर वो एक इत्र की दुकान पर गया और वहां से सबसे महंगा इत्र खरीद लिया। लोग उसे देखकर सोच रहे थे कि ये लड़का तो विक्रम का बेटा है ना, ये इतने पैसे कहां से ला रहा है। लेकिन किसी ने उससे कुछ नहीं पूछा। राज खुश था कि उसके पास अब इतने पैसे हैं कि वो जो चाहे खरीद सकता है। शाम को जब राज घर पहुंचा तो उसके हाथ में ढेर सारे सामान थे। मां प्रिया ने देखा तो हैरान हो गई। उसने पूछा कि राज, ये सब तुमने कहां से खरीदा। राज ने कहा कि मां, मैंने कुछ काम किया था और उसके पैसे मिल गए। प्रिया को कुछ शक हुआ, लेकिन उसने ज्यादा कुछ नहीं पूछा। उसने सोचा कि शायद राज ने सच में कोई काम किया होगा। जब विक्रम घर आया और राज को नए कपड़ों में देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि राज, ये सब तुमने कैसे खरीदा? तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? तुम तो कोई काम ही नहीं करते। राज ने कहा कि पिताजी, मैंने किसी के लिए एक काम किया था और उसने मुझे पैसे दिए। विक्रम को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा कि कौन सा काम किया तुमने? राज ने कहा कि एक व्यापारी के लिए कुछ सामान पहुंचाया था। विक्रम ने और सवाल किए, लेकिन राज हर बार कोई न कोई बहाना बना देता। आखिर में विक्रम ने कहा कि ठीक है, लेकिन आगे से ऐसी हरकत मत करना। मेहनत की कमाई ही असली कमाई होती है। अगले कुछ दिन राज ने और भी पैसे खर्च किए। उसने अपने लिए एक घोड़ा खरीद लिया। फिर उसने कुछ नौकर रख लिए जो उसकी सेवा करते। लोग सोचने लगे कि राज ने क्या कर दिया है कि इतना अमीर हो गया। कुछ लोग कहने लगे कि शायद उसे कोई खजाना मिल गया है। कुछ कहने लगे कि शायद किसी ने उसे बहुत सारे पैसे दिए हैं, लेकिन किसी को असली बात का पता नहीं था। एक दिन राज बाजार में घूम रहा था। वहां उसने देखा कि एक लड़की फल बेच रही है। वो लड़की बहुत सुंदर थी। उसका नाम मीरा था। मीरा के पिता का नाम भानु था और वो एक छोटा सा फलों का ठेला चलाता था। परिवार गरीब था, लेकिन मीरा बहुत मेहनती थी। वो हर रोज अपने पिता की मदद करती थी। राज ने जब मीरा को देखा तो उसे उससे प्यार हो गया।
वो रोज उसी ठेले पर जाकर फल खरीदने लगा। मीरा ने भी राज को देखा और उसे अच्छा लगा कि ये लड़का रोज आता है और उससे बात करता है। धीरे धीरे राज और मीरा दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे। राज ने मीरा को बताया कि वो विक्रम का बेटा है। मीरा ने बताया कि वो भानु की बेटी है और उनका परिवार गरीब है। राज ने कहा कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तुम अच्छी लगती हो। मीरा शर्मा गई और मुस्कुरा दी। राज ने सोचा कि मैं मीरा से शादी करूंगा, लेकिन वो जानता था कि उसके पिता कभी भी एक गरीब लड़की से उसकी शादी नहीं करने देंगे। एक दिन राज ने हिम्मत करके अपनी मां प्रिया से बात की। उसने कहा कि मां, मुझे एक लड़की पसंद आ गई है, मैं उससे शादी करना चाहता हूं। प्रिया खुश हो गई और कहा कि बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। वो कौन है? राज ने कहा कि उसका नाम मीरा है और वो भानु की बेटी है। ये सुनते ही प्रिया का चेहरा बदल गया। उसने कहा कि राज, भानु तो फल बेचने वाला है, वो बहुत गरीब है, तुम्हारे पिता कभी भी इस रिश्ते के लिए राजी नहीं होंगे। राज ने कहा कि मां, मुझे मीरा से ही शादी करनी है। प्रिया ने कहा कि बेटा, ये बहुत मुश्किल है, तुम्हारे पिता को समझाना नामुमकिन है। राज दुखी हो गया। उसने सोचा कि क्या करूं। फिर उसे अपने जिन्न का ख्याल आया। उसने सोचा कि क्यों न जिन्न से मदद मांगूं। लेकिन फिर उसने सोचा कि अभी 2 इच्छाएं बची हैं। अगर मैं एक इच्छा यहां खर्च कर दूंगा तो बाद में क्या करूंगा। उसने सोचा कि पहले खुद कोशिश करनी चाहिए। राज अपने पिता विक्रम के पास गया। उसने कहा कि पिताजी, मुझे आपसे कुछ कहना है। विक्रम ने कहा कि बोलो, क्या कहना है। राज ने कहा कि मुझे एक लड़की पसंद आ गई है और मैं उससे शादी करना चाहता हूं। विक्रम को लगा कि शायद राज की अक्ल आ गई है। उसने पूछा कि कौन है वो लड़की। राज ने कहा कि उसका नाम मीरा है। विक्रम ने पूछा कि उसके पिता का क्या नाम है और वो क्या करते हैं। राज ने धीरे से कहा कि उसके पिता का नाम भानु है और वो फल का ठेला चलाते हैं। ये सुनते ही विक्रम का गुस्सा भड़क उठा। उसने जोर से चिल्लाकर कहा कि क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं एक बड़े व्यापारी का बेटा हूं और तुम एक फल बेचने वाले की लड़की से शादी करना चाहते हो। ये कभी नहीं हो सकता। मैं कभी भी इस रिश्ते के लिए राजी नहीं हूं। राज ने कहा कि पिताजी, लेकिन मुझे मीरा से प्यार है। विक्रम ने कहा कि मुझे तुम्हारे प्यार से कोई मतलब नहीं। तुम उस लड़की से शादी नहीं करोगे और ये मेरा आखिरी फैसला है। राज दुखी होकर वहां से चला गया। राज ने सोचा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, उसे जिन्न से मदद लेनी ही पड़ेगी। वो अपने कमरे में गया और लैंप को रगड़ा। जिन्न प्रकट हुआ और बोला कि बताओ, तुम्हारी दूसरी इच्छा क्या है। राज ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मीरा और उसके परिवार को एक बड़ा महल मिल जाए और वो अमीर हो जाए। जिन्न ने कहा कि ये हो जाएगा, लेकिन याद रखो, अब तुम्हारे पास सिर्फ एक इच्छा बची है। राज ने कहा कि ठीक है। जिन्न ने हाथ हिलाया और गायब हो गया। अगले दिन सुबह पूरे शहर में खबर फैल गई कि भानु फलवाले को रातों रात एक बड़ा महल मिल गया है। लोग हैरान थे कि ये कैसे हो गया। कुछ लोग कहने लगे कि शायद भानु को कोई खजाना मिल गया है। कुछ कहने लगे कि शायद किसी ने उसे बहुत सारी दौलत दे दी है। भानु खुद भी हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो गया, लेकिन वो और उसका परिवार बहुत खुश थे। अब मीरा को फल नहीं बेचने पड़ते थे। उनके पास नौकर चाकर थे और वो एक बड़े महल में रहते थे। विक्रम को भी ये खबर मिली। वो सोचने लगा कि ये तो बड़ी अजीब बात है, एक फलवाला रातों रात इतना अमीर कैसे हो गया। उसने अपने आदमियों को भेजा कि जाकर पता लगाओ कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चला। विक्रम के मन में एक ख्याल आया। उसने सोचा कि अगर भानु अब अमीर है तो शायद मैं राज की शादी मीरा से करवा सकता हूं। लेकिन फिर उसने सोचा कि नहीं, मुझे पहले देखना चाहिए कि यह दौलत असली है या नकली। राज बहुत खुश था। उसने सोचा कि अब पिताजी जरूर मान जाएंगे। वो मीरा से मिलने गया। मीरा ने उसे अपने नए महल में बुलाया। राज ने देखा कि वाकई में महल बहुत बड़ा और सुंदर था।
मीरा मुस्कुरा दी और कहा कि अब शायद तुम्हारे पिता हमारी शादी के लिए राजी हो जाएंगे। कुछ दिन बाद विक्रम ने अपने आदमियों को फिर भेजा। इस बार उन्होंने पता लगाया कि भानु की दौलत असली है। उसके पास सच में एक बड़ा महल है और बहुत सारे नौकर चाकर हैं। विक्रम ने सोचा कि अगर ये सच है तो मुझे राज की शादी मीरा से करवा देनी चाहिए। इससे मेरी इज्जत भी बढ़ेगी और एक अमीर परिवार से रिश्ता भी हो जाएगा। विक्रम ने राज को बुलाया और कहा कि बेटा, मैंने सोच लिया है, मैं तुम्हारी शादी मीरा से करवा दूंगा। राज को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने पूछा कि पिताजी, क्या आप सच कह रहे हैं? विक्रम ने कहा कि हां बेटा, मैं सच कह रहा हूं। अब जब भानु इतना अमीर हो गया है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। राज बहुत खुश हो गया। उसने अपने पिता को गले लगा लिया। विक्रम ने भानु के घर संदेश भेजा कि वो राज और मीरा की शादी के लिए बात करना चाहते हैं। भानु भी खुश हो गया। उसने कहा कि ये बहुत अच्छी बात है, मीरा को भी राज पसंद है। दोनों परिवारों ने मिलकर शादी की तारीख तय कर ली। लेकिन इसी बीच एक नई मुसीबत आ गई। राज के दोनों भाई अनिल और संजय को यह बात पसंद नहीं आई। अनिल ने संजय से कहा कि देखो, राज तो कोई काम नहीं करता था, लेकिन अब उसकी शादी एक अमीर लड़की से हो रही है। हम दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन हमें क्या मिला? संजय ने कहा कि तुम सही कह रहे हो, यह बिल्कुल गलत है, हमें कुछ करना चाहिए। दोनों भाइयों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि अगर किसी तरह राज की शादी रुक जाए तो अच्छा रहेगा। उन्होंने पता लगाया कि भानु को यह दौलत कैसे मिली, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चला। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम पिताजी को समझाएं कि यह रिश्ता सही नहीं है। अनिल विक्रम के पास गया और कहा कि पिताजी, मुझे लगता है कि भानु की दौलत में कुछ गड़बड़ है। एक फलवाला रातों रात इतना अमीर कैसे हो सकता है? विक्रम ने कहा कि मैंने पता लगवाया था, सब कुछ सही है। अनिल ने कहा कि फिर भी पिताजी, मुझे कुछ शक है। क्या पता ये दौलत चोरी की हो या किसी गलत तरीके से आई हो। विक्रम ने कहा कि तुम बेकार की बातें कर रहे हो, मैंने फैसला कर लिया है और शादी होगी। संजय ने भी कोशिश की, लेकिन विक्रम ने किसी की नहीं सुनी। दोनों भाई नाराज हो गए। उन्होंने सोचा कि अगर पिताजी नहीं मानते तो हम कुछ और करेंगे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। राज को अपने भाइयों की इस हरकत के बारे में पता चल गया। उसे बुरा लगा कि उसके अपने भाई उसकी खुशी में बाधा बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसने सोचा कि कोई बात नहीं, शादी तो हो जाएगी। उसने मीरा को सब कुछ बता दिया। मीरा ने कहा कि तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। शादी की तैयारियां शुरू हो गई। विक्रम ने बहुत सारा सामान मंगवाया, नए कपड़े, गहने, खाने का सामान, सब कुछ। प्रिया बहुत खुश थी कि उसके बेटे की शादी हो रही है। उसने मीरा को देखा और उसे बहुत पसंद आया। उसने सोचा कि मीरा बहुत अच्छी लड़की है, राज के लिए बिल्कुल सही है। लेकिन अनिल और संजय अब भी कोई रास्ता ढूंढ रहे थे कि शादी को कैसे रोका जाए। उन्होंने सोचा कि अगर किसी तरह यह साबित हो जाए कि भानु की दौलत नकली है तो शादी रुक जाएगी, लेकिन उन्हें कोई सबूत नहीं मिल रहा था। शादी की तारीख नजदीक आती जा रही थी। पूरे शहर में इस शादी की चर्चा हो रही थी। लोग कह रहे थे कि विक्रम के सबसे छोटे बेटे की शादी एक अमीर लड़की से हो रही है। कुछ लोग राज की किस्मत की तारीफ कर रहे थे। कुछ कह रहे थे कि यह लड़का तो कुछ करता ही नहीं था, फिर भी इसकी किस्मत इतनी अच्छी है। हर कोई शादी में आने के लिए बेचैन था। राज बहुत खुश था, लेकिन उसके मन में एक डर भी था। उसे लगता था कि कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए। उसके भाई अनिल और संजय उससे ठीक से बात भी नहीं कर रहे थे। जब भी राज उनके पास जाता वो मुंह फेर लेते या फिर कोई बहाना बनाकर चले जाते। राज को बुरा लगता, लेकिन वो क्या कर सकता था। उसने सोचा कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। एक दिन संजय चुपके से अपने एक दोस्त के पास गया। उस दोस्त का नाम तरुण था और वो एक चालाक आदमी था। संजय ने तरुण से कहा कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए।
तरुण ने पूछा कि क्या मदद चाहिए। संजय ने कहा कि मेरे भाई की शादी हो रही है एक लड़की से जिसके पिता फल वाले थे, लेकिन अब वो रातों रात अमीर हो गए हैं। मुझे शक है कि उनकी दौलत में कुछ गड़बड़ है। तुम पता लगाओ कि ये दौलत उन्हें कहां से मिली। तरुण ने कहा कि ठीक है, मैं पता लगाता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे पैसे चाहिए। संजय ने कहा कि पैसों की चिंता मत करो, बस तुम पता लगाओ। तरुण ने अपने कुछ आदमियों को भानु के पीछे लगा दिया। वो लोग भानु की हर हरकत पर नजर रखने लगे, लेकिन उन्हें कुछ भी संदेह वाली बात नहीं मिली। भानु एक सीधा सादा आदमी था। वो अपने महल में रहता और अपने परिवार के साथ वक्त बिताता। कहीं कोई गड़बड़ी नहीं थी। तरुण ने संजय को बताया कि मुझे कुछ नहीं मिला, सब कुछ साफ है। संजय निराश हो गया। उसने अनिल को यह बात बताई। अनिल ने कहा कि अगर भानु के बारे में कुछ नहीं मिला तो शायद राज के बारे में कुछ मिल जाए। हमें राज पर नजर रखनी चाहिए, शायद वो ही इस सब के पीछे है। दोनों भाइयों ने राज पर नजर रखनी शुरू कर दी। वो देखते कि राज कहां जाता है, क्या करता है, किससे मिलता है। कुछ दिन तक उन्हें कुछ नहीं मिला, लेकिन एक दिन अनिल ने देखा कि राज अपने कमरे में गया और दरवाजा बंद कर लिया। फिर कुछ देर बाद कमरे से एक अजीब सी रोशनी आई। अनिल हैरान हो गया। उसने सोचा कि ये क्या हो रहा है। वो चुपके से कमरे के दरवाजे के पास गया और सुराग से अंदर झांकने लगा। अनिल ने देखा कि राज एक पुराने लैंप को रगड़ रहा है। अचानक लैंप से धुआं निकला और एक बड़ी सी आकृति प्रकट हुई। अनिल की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि वो आकृति एक जिन्न था। जिन्न ने राज से कुछ कहा और फिर गायब हो गया। अनिल को समझ आ गया कि राज के पास एक जादुई लैंप है जिसमें एक जिन्न रहता है। उसने सोचा कि जरूर इसी लैंप की वजह से राज के पास इतने पैसे आए और भानु अमीर हो गया। अनिल तुरंत संजय के पास गया और सब कुछ बता दिया। संजय ने कहा कि यह तो बहुत बड़ी बात है। अगर हमारे पास वो लैंप हो जाए तो हम भी अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। हम राज से भी ज्यादा अमीर बन जाएंगे। अनिल ने कहा कि तुम सही कह रहे हो, हमें वो लैंप हासिल करना होगा, लेकिन कैसे? संजय ने कहा कि हमें कोई तरकीब सोचनी होगी। दोनों भाइयों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि शादी से एक दिन पहले जब सब लोग व्यस्त होंगे तब वो राज के कमरे में घुसकर लैंप चुरा लेंगे। राज को पता भी नहीं चलेगा और वो कुछ कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि शादी की तैयारी में वो व्यस्त होगा। शादी से 2 दिन पहले राज मीरा से मिलने गया। मीरा ने उसे कहा कि राज, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम दोनों की शादी हो रही है, लेकिन मुझे एक बात का डर है। राज ने पूछा कि कौन सी बात का डर है? मीरा ने कहा कि तुम्हारे भाई हमसे खुश नहीं हैं। मुझे लगता है कि वो कुछ करने की कोशिश करेंगे। राज ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं सब संभालूंगा। कोई भी हमारी शादी में बाधा नहीं डाल सकता। लेकिन राज के मन में भी एक डर था। उसे लगता था कि उसके भाई कुछ जरूर करेंगे। उसने सोचा कि मुझे अपने लैंप को और अच्छी जगह छुपा देना चाहिए। वो घर वापस आया और लैंप को अपने संदूक से निकालकर एक और जगह छुपा दिया। उसने लैंप को अपने बिस्तर के नीचे एक छोटे से गड्ढे में रख दिया और ऊपर से कपड़े डाल दिए। शादी से एक दिन पहले घर में बहुत चहल पहल थी। नौकर चाकर इधर उधर दौड़ रहे थे। खाने का सामान आ रहा था, सजावट का सामान आ रहा था। प्रिया सबको हिदायतें दे रही थी कि ये काम ऐसे करो, वो काम वैसे करो। विक्रम भी व्यस्त था। वो अपने मेहमानों को बुला रहा था और सबको निमंत्रण दे रहा था। राज भी तैयारियों में लगा हुआ था। अनिल और संजय ने सोचा कि अब मौका है, सब लोग व्यस्त हैं, हम चुपके से राज के कमरे में जा सकते हैं। दोनों भाई चुपके से ऊपर गए। उन्होंने राज के कमरे का दरवाजा धीरे से खोला। कमरे में कोई नहीं था। दोनों अंदर घुस गए और दरवाजा बंद कर दिया। अनिल ने कहा कि जल्दी से लैंप ढूंढो। दोनों ने पूरा कमरा खंगालना शुरू कर दिया। संजय ने संदूक खोला, लेकिन उसमें लैंप नहीं था। अनिल ने अलमारी खोली, लेकिन वहां भी नहीं मिला।
दोनों परेशान हो गए। उन्होंने हर जगह देखा, बिस्तर के नीचे, तकिए के नीचे, खिड़की के पास, हर जगह। आखिर में संजय ने बिस्तर के नीचे पड़े कपड़ों को हटाया तो उसे एक छोटा सा गड्ढा दिखा। उसने हाथ डालकर देखा तो उसे लैंप मिल गया। संजय खुश हो गया और बोला कि मिल गया। अनिल ने कहा कि जल्दी से चलते हैं यहां से। दोनों भाई लैंप लेकर कमरे से बाहर निकल गए। वो अपने कमरे में गए और दरवाजा बंद कर लिया। संजय ने लैंप को रगड़ा और जिन्न प्रकट हुआ। जिन्न ने गरजती आवाज में कहा कि तुम कौन हो? मेरे मालिक राज कहाँ है? अनिल ने कहा कि अब हम तुम्हारे मालिक हैं। हमने ये लैंप चुरा लिया है। जिन्न ने कहा कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, जिसके पास भी ये लैंप होगा मैं उसकी इच्छाएं पूरी करूंगा। लेकिन याद रखो कि राज की एक इच्छा अभी बाकी है, उसके बाद ही तुम अपनी इच्छाएं मांग सकते हो। अनिल और संजय को यह सुनकर थोड़ी निराशा हुई, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं, जब राज अपनी आखिरी इच्छा मांगेगा तो हम उसके बाद अपनी इच्छाएं मांग लेंगे। लेकिन फिर संजय ने कहा कि अगर राज को पता चल गया कि लैंप हमने चुराया है तो वो हमसे छीन लेगा। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि राज को लैंप की याद ही न रहे। अनिल ने कहा कि तुम सही कह रहे हो। हमें जिन्न से कहना चाहिए कि वो राज की याददाश्त से लैंप की बात मिटा दे। दोनों भाइयों ने जिन्न से कहा कि क्या तुम राज की याददाश्त से लैंप की बात मिटा सकते हो? जिन्न ने कहा कि मैं बहुत सारी चीजें कर सकता हूं, लेकिन किसी की याददाश्त मिटाना मेरी शक्ति में नहीं है। मैं सिर्फ 3 इच्छाएं पूरी कर सकता हूं। अनिल और संजय निराश हो गए। उन्होंने सोचा कि अब क्या करें। फिर संजय ने एक और योजना बनाई। उसने कहा कि हम लैंप को ऐसी जगह छुपा देते हैं जहां राज कभी नहीं ढूंढ पाएगा, और हम राज को इतना व्यस्त रखेंगे कि उसे लैंप की याद ही ना आए। शाम को जब राज अपने कमरे में गया तो उसने देखा कि उसका कमरा थोड़ा अस्त व्यस्त था। उसे शक हुआ कि कोई यहां आया था। उसने तुरंत अपने बिस्तर के नीचे देखा जहां उसने लैंप छुपाया था। लैंप नहीं था। राज घबरा गया। उसने पूरे कमरे में ढूंढा, लेकिन लैंप कहीं नहीं मिला। उसे समझ आ गया कि किसी ने लैंप चुरा लिया है। राज तुरंत नीचे गया और अपनी मां से पूछा कि क्या कोई मेरे कमरे में गया था। प्रिया ने कहा कि मुझे नहीं पता बेटा, मैं तो नीचे ही थी। शायद किसी नौकर ने सफाई के लिए गया होगा। राज ने कहा कि नहीं मां, मेरी एक बहुत जरूरी चीज गायब हो गई है। प्रिया ने पूछा कि कौन सी चीज? राज ने सोचा कि अगर मैंने लैंप के बारे में बताया तो मां सवाल करेगी। उसने कहा कि एक पुरानी किताब थी। कोई बात नहीं, मैं ढूंढ लूंगा। राज को शक हुआ कि शायद उसके भाइयों ने ही लैंप चुराया है। वो अनिल के कमरे की तरफ गया, लेकिन दरवाजा बंद था। उसने दस्तक दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर वो संजय के कमरे की तरफ गया। वहां भी दरवाजा बंद था। राज को पक्का यकीन हो गया कि दोनों भाइयों ने ही लैंप चुराया है। राज परेशान हो गया। उसने सोचा कि अब क्या करूं? कल मेरी शादी है और मेरे पास अब कोई जादुई ताकत नहीं है। अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन फिर उसने सोचा कि अब तक तो सब कुछ ठीक हो गया है। मीरा का परिवार अमीर हो गया है। पिताजी ने शादी के लिए हाँ कह दी है। अब तो बस शादी होनी बाकी है। उसने सोचा कि शायद अब लैंप की जरूरत नहीं है। लेकिन राज को अपने भाइयों पर बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा कि उन्होंने मेरी चीज चुराई है, मुझे उनसे लैंप वापस लेना होगा। वो रात भर सोचता रहा कि कैसे लैंप वापस लूं। उसने एक योजना बनाई। उसने सोचा कि कल सुबह जब सब लोग तैयारी में व्यस्त होंगे तब मैं दोनों भाइयों के कमरों में जाकर लैंप ढूंढूंगा। अगली सुबह राज जल्दी उठ गया। उसने देखा कि अनिल और संजय नीचे आ गए हैं और तैयारियों में लगे हुए हैं। राज ने मौका देखकर पहले अनिल के कमरे में घुसा। उसने पूरा कमरा खंगाला, लेकिन लैंप नहीं मिला। फिर वो संजय के कमरे में गया। वहां भी उसने हर जगह देखा, लेकिन लैंप नहीं मिला। राज हैरान हो गया। उसने सोचा कि अगर यहां नहीं है तो कहां होगा। दरअसल अनिल और संजय ने लैंप को घर से बाहर छुपा दिया था। उन्होंने एक पुराने मकान में
जो शहर के बाहर था, वहां एक गड्ढा खोदकर लैम्प को दफना दिया था। उन्होंने सोचा कि शादी के बाद वो लैम्प को निकाल लेंगे और अपनी इच्छाएं मांगेंगे। अभी तो राज की शादी को बिना किसी रुकावट के हो जाने देते हैं, ताकि किसी को शक न हो। राज निराश होकर वापस अपने कमरे में आ गया। उसने सोचा कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, बस उम्मीद करनी होगी कि सब कुछ ठीक रहे। वो नीचे आया और तैयारियों में लग गया। प्रिया ने उसे देखा तो पूछा कि बेटा, तुम परेशान क्यों लग रहे हो? राज ने कहा कि कुछ नहीं मां, बस थोड़ी घबराहट हो रही है। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये तो होता है, हर दूल्हे को शादी से पहले घबराहट होती है। दोपहर तक घर में मेहमान आने लगे। विक्रम सबका स्वागत कर रहा था। भानु और मीरा भी अपने परिवार के साथ आ गए। मीरा बहुत सुंदर लग रही थी। उसने लाल रंग के कपड़े पहने थे और उस पर बहुत सारे गहने थे। राज ने जब उसे देखा तो उसका दिल खुश हो गया। उसने सोचा कि कोई बात नहीं, अगर लैम्प चला गया तो क्या हुआ, मुझे मेरी मीरा तो मिल रही है। शादी की रस्में शुरू हो गई। सब लोग खुश थे। अनिल और संजय भी वहां थे, लेकिन उनके चेहरे पर खुशी नहीं थी। वो बस इंतजार कर रहे थे कि शादी खत्म हो जाए और फिर वो लैम्प को लेकर अपनी इच्छाएं पूरी करें। रस्में चलती रहीं और राज और मीरा पति पत्नी बन गए। सब लोग खुश थे और बधाई दे रहे थे। विक्रम बहुत खुश था। प्रिया की आंखों में खुशी के आंसू थे। भानु भी भावुक हो गया था। उसकी बेटी की शादी इतने अच्छे घर में हुई थी। शादी के बाद दावत शुरू हुई। तरह तरह के पकवान बनाए गए थे। मेहमान खा पी कर खुश थे। रात हो गई और मेहमान धीरे धीरे जाने लगे। भानु और मीरा का परिवार भी विदा हुआ। मीरा को अब राज के घर में रहना था। प्रिया ने मीरा को अपनी बहू के रूप में घर में स्वागत किया। रात को जब सब लोग सो गए तो अनिल और संजय चुपके से घर से बाहर निकले। वो उस पुराने मकान की तरफ गए जहां उन्होंने लैंप छुपाया था। उन्होंने गड्ढे को खोदा और लैंप निकाल लिया। दोनों खुश थे कि अब उनके पास लैंप है। वो लैंप लेकर वापस घर आ गए और अपने कमरे में चले गए। अनिल ने लैंप को रगड़ा और जिन्न प्रकट हुआ। जिन्न ने कहा कि अब बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। याद रखो, राज की एक इच्छा अभी बाकी है। पहले वो अपनी इच्छा मांगेगा, तब तुम मांग सकते हो। अनिल ने कहा कि राज को तो लैंप के बारे में पता ही नहीं है, हमने चुरा लिया है। जिन्न ने कहा कि फर्क नहीं पड़ता, नियम यही है, पहले राज की आखिरी इच्छा पूरी होगी तब तुम अपनी इच्छा मांग सकते हो। संजय ने गुस्से में कहा कि ये कैसे हो सकता है, हमने लैंप चुराया है तो अब हम ही मालिक हैं। जिन्न ने कहा कि नियम नियम होता है, मैं इसे नहीं बदल सकता। अनिल और संजय को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे। उन्होंने सोचा कि ठीक है, तो हम राज के पास जाएंगे और उससे कहेंगे कि अपनी आखिरी इच्छा जल्दी मांग ले, फिर हम अपनी इच्छाएं मांगेंगे। लेकिन फिर संजय ने कहा कि अगर हम राज से कहेंगे तो वो हमसे लैंप छीन लेगा, फिर हमें कुछ नहीं मिलेगा। अनिल ने कहा कि तो फिर क्या करें। संजय ने कहा कि हमें कोई ऐसा तरीका सोचना होगा जिससे राज अपनी आखिरी इच्छा मांग ले और उसे पता भी न चले कि लैंप हमारे पास है। दोनों भाई रात भर सोचते रहे कि क्या किया जाए। अगली सुबह अनिल और संजय ने एक योजना बनाई। संजय ने कहा कि हम राज को किसी मुसीबत में डाल देते हैं। जब वो परेशान होगा तो वो अपनी आखिरी इच्छा मांगेगा और हम चुपके से लैंप को उसके कमरे में रख देंगे, ताकि जब वो लैंप को रगड़े तो जिन्न आ जाए। फिर उसकी आखिरी इच्छा पूरी हो जाएगी और हम लैंप वापस ले लेंगे। अनिल ने कहा कि ये तो अच्छा आइडिया है, लेकिन राज को किस मुसीबत में डालें। संजय ने कहा कि हम पिताजी से कह देते हैं कि राज ने उनके खजाने से पैसे चुराए हैं। जब पिताजी गुस्सा होंगे तो राज परेशान हो जाएगा, फिर वो जिन्न से मदद मांगेगा। अनिल ने कहा कि लेकिन पिताजी को कैसे यकीन दिलाएंगे कि राज ने पैसे चुराए हैं। संजय ने कहा कि हम खुद पिताजी के खजाने से कुछ पैसे निकालकर राज के कमरे में रख देंगे, फिर पिताजी को बता देंगे कि उनके पैसे गायब हैं। जब पिताजी ढूंढेंगे तो पैसे राज के कमरे में मिल जाएंगे। दोनों भाइयों ने अपनी योजना पर अमल करना शुरू किया।
रात को जब सब लोग सो गए तो संजय चुपके से विक्रम के कमरे में गया। विक्रम गहरी नींद में सोया हुआ था। संजय ने खजाने की चाबी उठाई और खजाना खोल दिया। उसने वहां से 1000 सोने के सिक्के निकाले और एक थैले में भर लिए। फिर उसने खजाना बंद किया और चाबी वापस रख दी। वो चुपके से राज के कमरे में गया और उस थैले को राज के संदूक में छुपा दिया। फिर वो अपने कमरे में वापस आ गया। अगली सुबह अनिल और संजय ने एक नाटक किया। वो विक्रम के पास गए और बोले कि पिताजी, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। विक्रम ने पूछा कि क्या बात है। अनिल ने कहा कि पिताजी, कल रात को मैंने देखा कि कोई आपके कमरे से बाहर आ रहा था। मुझे शक हुआ तो मैंने देखा कि आपकी खजाने की चाबी हिल रही थी। विक्रम चौंक गया और बोला कि क्या कह रहे हो। उसने तुरंत अपने कमरे में जाकर खजाना खोला और देखा कि सच में 1000 सोने के सिक्के गायब थे। विक्रम को बहुत गुस्सा आया। उसने चिल्लाकर सबको बुलाया। जब सब लोग इकट्ठे हो गए तो विक्रम ने कहा कि मेरे खजाने से 1000 सोने के सिक्के चोरी हो गए हैं। किसी ने ये चोरी की है। मैं सबके कमरे की तलाशी लूंगा। प्रिया हैरान हो गई। मीरा भी डर गई। राज को समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। विक्रम ने नौकरों के कमरे की तलाशी ली, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर उसने कहा कि अब मैं अपने बेटों के कमरे भी देखूंगा। पहले उसने अनिल के कमरे की तलाशी ली, कुछ नहीं मिला। फिर संजय के कमरे की तलाशी ली, वहां भी कुछ नहीं मिला। अब बारी राज के कमरे की थी। विक्रम राज के कमरे में गया और सब जगह देखने लगा। जब उसने संदूक खोला तो उसमें सोने के सिक्कों का थैला मिल गया। विक्रम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने राज को जोर से थप्पड़ मारा और चिल्लाकर कहा कि तुमने ये क्या किया राज? तुमने मेरे खजाने से पैसे चुराए। मैंने तुम्हें इतना प्यार दिया, तुम्हारी शादी करवाई और तुमने मेरे साथ ये धोखा किया। राज हक्का बक्का रह गया। उसने कहा कि पिताजी, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे नहीं पता ये सिक्के मेरे कमरे में कैसे आए। विक्रम ने कहा कि झूठ मत बोलो, सबूत सामने है, तुमने ही चोरी की है। प्रिया ने बीच में आकर कहा कि नहीं, मेरा बेटा चोर नहीं हो सकता, जरूर कोई गलतफहमी है। लेकिन विक्रम ने कहा कि गलतफहमी नहीं है प्रिया, सिक्के इसी के कमरे में मिले हैं, इसने ही चोरी की है, मैं इसे घर से निकाल दूंगा। राज ने कहा कि पिताजी, मेरी बात तो सुनिए, मैंने सच में कुछ नहीं किया। विक्रम ने कहा कि मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, तुम आज से मेरे बेटे नहीं हो, निकल जाओ मेरे घर से। मीरा रोने लगी। उसने कहा कि नहीं पिताजी, ऐसा मत कीजिए, राज ने कुछ नहीं किया होगा। लेकिन विक्रम ने किसी की नहीं सुनी। उसने राज को घर से निकाल दिया। राज रोता हुआ घर से बाहर चला गया। मीरा भी उसके पीछे पीछे जाने लगी। प्रिया ने मीरा को रोकने की कोशिश की, लेकिन मीरा ने कहा कि नहीं मां जी, राज मेरा पति है, मैं उसके साथ रहूंगी, जहां वो जाएगा मैं भी जाऊंगी। विक्रम ने गुस्से में कहा कि जाना है तो जाओ दोनों, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। राज और मीरा घर से निकलकर सड़क पर आ गए। राज बहुत दुखी था। वो सोच रहा था कि ये सब कैसे हो गया, मैंने तो कोई चोरी नहीं की, फिर वो सिक्के मेरे कमरे में कैसे आए। मीरा ने राज को सांत्वना दी और कहा कि परेशान मत हो, हम मिलकर सच साबित कर देंगे। राज ने कहा कि मीरा, तुम मेरे साथ आ गई, तुम्हें आराम से रहना था, अब तुम्हें भी मुसीबत में डाल दिया मैंने। मीरा ने कहा कि नहीं राज, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, हर हाल में तुम्हारे साथ रहूंगी। दोनों एक पुराने मकान में जाकर रुक गए। ये वही मकान था जहां अनिल और संजय ने लैंप छुपाया था। राज को नहीं पता था कि यहां कभी लैंप छुपाया गया था। वो बस एक जगह ढूंढ रहा था जहां वो और मीरा रुक सके। रात हो गई और दोनों भूखे थे। राज के पास कुछ पैसे थे जो उसने पहले जिन्न से मांगे थे। उसने उन पैसों से खाना खरीदा और दोनों ने खाया। रात को राज सो नहीं पा रहा था। वो सोच रहा था कि अब क्या करूं, मेरे पास न घर है न कोई काम, मैं मीरा को कैसे खुश रख पाऊंगा।
उसे अपने लैंप की याद आई। उसने सोचा कि काश मेरे पास अभी भी वो लैंप होता। मैं जिन्न से मदद मांगता, लेकिन लैंप तो चोरी हो गया है। अब कोई मदद नहीं कर सकता। दूसरी तरफ अनिल और संजय अपने कमरे में बैठे थे। संजय ने कहा कि देखो, हमारी योजना काम कर गई। राज को घर से निकाल दिया गया। अब वो परेशान होगा और अपनी आखिरी इच्छा मांगेगा। अनिल ने कहा कि लेकिन अब लैंप उसके पास नहीं है। हमने तो राज के कमरे में रखा ही नहीं। हमें जल्दी से लैंप उसके पास पहुंचाना होगा। संजय ने कहा कि हां, तुम सही कह रहे हो। चलो हम अभी जाते हैं और लैंप उसके पास रखाते हैं। दोनों भाई लैंप लेकर उस पुराने मकान की तरफ चल पड़े जहां राज रुका हुआ था। उन्हें पता था कि राज यही होगा, क्योंकि ये मकान उनके पिता विक्रम का ही था और कोई यहां नहीं रहता था। वो चुपके से मकान के पास पहुंचे और खिड़की से अंदर झांका। उन्होंने देखा कि राज और मीरा सो रहे थे। अनिल ने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर गया। उसने लैंप को एक कोने में रख दिया और चुपके से बाहर आ गया। फिर दोनों भाई वहां से चले गए। सुबह जब राज उठा तो उसने देखा कि कोने में कुछ चमक रहा है। वो पास गया तो देखा कि वो उसका लैंप है। राज को बहुत हैरानी हुई। उसने सोचा कि ये लैंप यहां कैसे आया। किसी ने जरूर यहां रखा है, लेकिन किसने? फिर उसे ख्याल आया कि शायद जिन्न ने ही ये लैंप यहां पहुंचा दिया होगा। राज खुश हो गया। उसने सोचा कि अब मैं अपनी आखिरी इच्छा मांगूंगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। राज ने लैंप को रगड़ा और जिन्न प्रकट हुआ। जिन्न ने कहा कि बोलो, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? राज ने सोचा कि अब मुझे सोच समझकर इच्छा मांगनी होगी। ये मेरी आखिरी इच्छा है। उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि सच सामने आ जाए। जिसने भी मेरे साथ धोखा किया है उसकी सारी करतूतें सबको पता चल जाए और मेरे पिता को मेरी बेगुनाही का यकीन हो जाए। जिन्न ने कहा कि तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। ये कहकर जिन्न गायब हो गया। उसी वक्त विक्रम के घर में अनिल और संजय बैठे थे। अचानक संजय की जुबान से निकल गया कि हमने राज के साथ बहुत बुरा किया। हमने ही उसके कमरे में सिक्के रखे थे। अनिल भी बोल पड़ा कि हां, हमने ही राज का लैंप चुराया था। हमें लगा कि अगर लैंप हमारे पास होगा तो हम अपनी इच्छाएं पूरी कर सकेंगे। विक्रम ये सब सुनकर हैरान रह गया। उसने पूछा कि तुम लोग क्या बक रहे हो? कौन सा लैंप? किस इच्छा की बात कर रहे हो? फिर दोनों भाइयों की जुबान से पूरी सच्चाई निकलने लगी। उन्होंने बताया कि राज के पास एक जादुई लैंप था जिसमें एक जिन्न रहता था। जिन्न 3 इच्छाएं पूरी करता था। राज ने अपनी 2 इच्छाएं मांग ली। पहली में उसने सोने के सिक्के मांगे और दूसरी में उसने मीरा के परिवार को अमीर बना दिया। हमने वो लैंप चुरा लिया था क्योंकि हम भी अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहते थे, लेकिन जिन्न ने कहा कि पहले राज की आखिरी इच्छा पूरी होनी चाहिए। इसलिए हमने राज को मुसीबत में डालने के लिए उसके कमरे में सिक्के रख दिए और आपको बताया कि उसने चोरी की है। विक्रम को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने गुस्से में कहा कि तुम दोनों ने ये क्या किया? तुमने अपने भाई के साथ इतना बड़ा धोखा किया। मैंने राज को बेगुनाह होते हुए भी घर से निकाल दिया। प्रिया भी ये सब सुन रही थी। वो रोने लगी और बोली कि मैं तो पहले से ही कह रही थी कि राज ने कुछ नहीं किया होगा, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। विक्रम ने तुरंत अपने नौकरों को हुक्म दिया कि जाओ और राज को ढूंढो, उसे वापस घर लेकर आओ। नौकर राज को ढूंढने निकल पड़े। वो उस पुराने मकान में पहुंचे जहां राज और मीरा रुके हुए थे। उन्होंने राज से कहा कि आपके पिता बुला रहे हैं, आपको घर चलना होगा। राज ने पूछा कि क्यों, क्या हुआ? नौकरों ने कहा कि हम नहीं जानते, बस आपको घर चलना है। राज और मीरा वापस घर आए। विक्रम ने राज को देखते ही गले लगा लिया और रोने लगा। उसने कहा कि बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम पर बहुत बड़ा इल्जाम लगाया। मुझे सच्चाई का पता चल गया है। तुम्हारे भाइयों ने ही तुम्हारे साथ धोखा किया था। राज ने कहा कि पिताजी, मुझे पता था कि एक दिन सच सामने आ जाएगा। विक्रम ने अनिल और संजय को बुलाया और उनसे कहा
कि तुम दोनों ने अपने भाई के साथ बहुत बुरा किया। मैं तुम्हें सजा दूंगा। लेकिन राज ने बीच में आकर कहा कि पिताजी उन्हें सजा मत दीजिए। वो मेरे भाई हैं। उन्होंने गलती की है, लेकिन अब उन्हें एहसास हो गया है। उन्हें माफ कर दीजिए। विक्रम ने कहा कि बेटा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, लेकिन इन्होंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया। राज ने कहा कि पिताजी, परिवार में प्यार और माफी से ही रिश्ते मजबूत होते हैं। मैं अपने भाइयों को माफ करता हूं। अनिल और संजय को अपनी गलती का एहसास हो गया था। दोनों राज के पैरों में गिर गए और माफी मांगने लगे। उन्होंने कहा कि राज, हमने बहुत बड़ी गलती की। हम तुमसे ईर्ष्या करते थे। हमें लगता था कि तुम कुछ काम नहीं करते, फिर भी तुम्हें सब कुछ मिल रहा है। लेकिन अब हमें समझ आ गया है कि हमने गलत किया। तुम हमें माफ कर दो। राज ने दोनों भाइयों को उठाया और गले लगा लिया। उसने कहा कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। अब हम फिर से भाई हैं। विक्रम बहुत खुश हुआ। उसने राज से कहा कि बेटा, तुमने आज मुझे एक बहुत बड़ी सीख दी। प्यार और माफी से ही परिवार मजबूत रहते हैं। मुझे तुम पर गर्व है। प्रिया भी खुश थी कि उसके तीनों बेटे फिर से साथ हैं। मीरा ने भी अनिल और संजय को माफ कर दिया। फिर विक्रम ने राज से पूछा कि बेटा, ये जादुई लैंप की बात क्या है? तुम्हारे पास सच में कोई जादुई लैंप था? राज ने पूरी कहानी सुनाई कि कैसे उसे एक बूढ़े आदमी से लैंप मिला और कैसे उसने जिन्न से 2 इच्छाएं मांगी। पहली इच्छा में उसने पैसे मांगे और दूसरी इच्छा में उसने मीरा के परिवार को अमीर बना दिया। तीसरी इच्छा में उसने सच सामने लाने के लिए कहा। विक्रम हैरान रह गया। उसने कहा कि ये तो बहुत अद्भुत है। राज ने कहा कि पिताजी, अब जिन्न चला गया है क्योंकि 3 इच्छाएं पूरी हो चुकी है। लैंप अब एक साधारण लैंप है, लेकिन इस लैंप ने मुझे एक बहुत बड़ी सीख दी है। विक्रम ने पूछा कि क्या सीख मिली तुम्हें? राज ने कहा कि मुझे समझ आया कि असली खुशी पैसे या जादू में नहीं है। असली खुशी परिवार के प्यार और अपनी मेहनत में है। जब मैंने जिन्न से सब कुछ मांग लिया, तब भी मैं पूरी तरह खुश नहीं था। लेकिन जब आज आपने और मेरे भाइयों ने मुझे माफ कर दिया, तो मुझे असली खुशी मिली। विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि बेटा, तुम सच कह रहे हो। मुझे भी समझ आ गया कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मैं तुम्हें हमेशा काम करने के लिए मजबूर करता रहा, लेकिन मुझे तुम्हें प्यार और समझ के साथ समझाना चाहिए था। राज ने कहा कि पिताजी, आपने कोई गलती नहीं की। आपने मुझे सही रास्ता दिखाने की कोशिश की, लेकिन मैं आलसी था और कुछ करना नहीं चाहता था। लेकिन अब मैं बदल गया हूं। अब मैं मेहनत करूंगा और अपने परिवार के साथ मिलकर हमारे कारोबार को बढ़ाऊंगा। विक्रम बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। अब हम सब मिलकर काम करेंगे। अनिल और संजय ने भी कहा कि हां राज, हम तीनों भाई मिलकर काम करेंगे। हम तुम्हारी मदद करेंगे और तुम हमारी। हम सब एक साथ रहेंगे। उसके बाद राज ने अपनी आदतें बदल दी। वो हर रोज सुबह जल्दी उठने लगा। अपने पिता और भाइयों के साथ दुकान पर जाने लगा। उसने कपड़े के कारोबार को अच्छे से सीखा। वो ग्राहकों से अच्छी तरह बात करता और उन्हें अच्छा सामान दिखाता। धीरे धीरे लोगों को राज पसंद आने लगा। वो कहने लगे कि विक्रम का छोटा बेटा तो बहुत अच्छा है। वो बहुत मेहनत करता है और बहुत विनम्र है। मीरा भी राज की बहुत मदद करती। वो घर को अच्छे से संभालती और सबका ख्याल रखती। प्रिया को मीरा से बहुत प्यार हो गया। वो कहती कि मीरा बहुत अच्छी बहू है। उसने मेरे बेटे को बदल दिया। अनिल और संजय ने भी अपनी गलती से सबक सीखा। वो अब राज से ईर्ष्या नहीं करते थे, बल्कि उसकी मदद करते थे। तीनों भाई मिलकर काम करने लगे और उनका कारोबार बहुत बढ़ने लगा। कुछ साल बाद विक्रम का कारोबार पूरे इलाके में सबसे बड़ा हो गया। तीनों बेटों ने मिलकर बहुत मेहनत की और नई नई दुकानें खोली। लोग दूर दूर से आकर उनकी दुकानों से सामान खरीदते। विक्रम बहुत खुश था। उसे अपने तीनों बेटों पर बहुत गर्व था। प्रिया भी खुश थी कि उसका परिवार फिर से एक साथ है और सब एक दूसरे से प्यार करते हैं।
राज ने वो जादुई लैंप हमेशा अपने पास रखा। हालांकि अब उसमें कोई जादू नहीं बचा था, लेकिन वो लैंप राज को हमेशा याद दिलाता कि असली खुशी और कामयाबी मेहनत और परिवार के प्यार में है, न कि जादू या आसान रास्तों में। जब भी राज को कोई मुश्किल आती, वो उस लैंप को देखता और याद करता कि उसने क्या सीखा है। एक दिन राज के घर में एक बेटा हुआ। सब बहुत खुश हुए। विक्रम और प्रिया दादा दादी बन गए। अनिल और संजय चाचा बन गए। मीरा बहुत खुश थी। राज ने अपने बेटे का नाम आर्यन रखा। जब आर्यन बड़ा हुआ तो राज ने उसे वो पुराना लैंप दिखाया और पूरी कहानी सुनाई। उसने आर्यन को बताया कि कैसे वो एक आलसी लड़का था और कैसे उसे एक जादुई लैंप मिला। उसने ये भी बताया कि कैसे उसने 3 इच्छाएं मांगी और कैसे उसने अपनी आखिरी इच्छा में सच्चाई सामने लाने को कहा। राज ने आर्यन को यह भी बताया कि कैसे उसके भाइयों ने उसके साथ धोखा किया और फिर कैसे सब माफ हो गए। आर्यन ने पूरी कहानी बड़े ध्यान से सुनी। फिर उसने पूछा कि पिताजी, अगर आपके पास अभी 3 इच्छाएं होती तो आप क्या मांगते? राज ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास सब कुछ है। तुम हो, तुम्हारी मां है, दादा दादी है, चाचा है और हमारा परिवार है। यही सबसे बड़ी दौलत है। अगर मुझे कुछ मांगना होता तो मैं सिर्फ यही मांगता कि हमारा परिवार हमेशा ऐसे ही खुश रहे और हम सब एक दूसरे का साथ देते रहें। आर्यन ने कहा कि पिताजी, आपकी कहानी से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं समझ गया कि आलस करना गलत है, मेहनत करनी चाहिए और सबसे जरूरी बात यह है कि परिवार की कद्र करनी चाहिए। राज ने अपने बेटे को गले लगाया और कहा कि बेटा, मुझे खुशी है कि तुम्हें यह सब समझ आ गया। यही सीख मैं तुम्हें देना चाहता था। फिर राज ने उस लैंप को एक खास जगह पर रखवा दिया। उसने घर में एक छोटा सा कक्ष बनवाया जहां वो लैंप को सजाकर रखा गया। राज ने कहा कि ये लैंप हमारे परिवार के लिए एक यादगार चीज रहेगी। ये हमें हमेशा याद दिलाएगा कि जीवन में सबसे कीमती चीजें प्यार, मेहनत और परिवार है। जादू या आसान रास्ते हमें थोड़े समय के लिए खुशी दे सकते हैं, लेकिन असली और टिकाऊ खुशी मेहनत और अच्छे रिश्तों से मिलती है। विक्रम बूढ़ा हो गया था। एक दिन उसने अपने तीनों बेटों को बुलाया और कहा कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूं। अब तुम तीनों मिलकर इस कारोबार को संभालो। मैं तुम तीनों पर भरोसा करता हूं। तुम सब मिलकर इस कारोबार को और भी बड़ा बनाओगे। तीनों बेटों ने अपने पिता से वादा किया कि वो हमेशा एक साथ रहेंगे और एक दूसरे का साथ देंगे। वो कभी भी आपस में नहीं लड़ेंगे। विक्रम ने अपना कारोबार तीनों बेटों में बराबर बांट दिया। अनिल को कुछ दुकानें मिली, संजय को कुछ और राज को भी कुछ। लेकिन तीनों ने मिलकर फैसला किया कि वो अलग अलग काम नहीं करेंगे, बल्कि एक साथ मिलकर काम करेंगे। उन्होंने सारे कारोबार को एक साथ रखा और मिलकर चलाने लगे। इससे उनका कारोबार और भी ज्यादा बढ़ गया। कुछ साल बाद विक्रम की मौत हो गई। सब बहुत दुखी हुए, लेकिन राज ने अपने भाइयों को समझाया कि पिताजी ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। अब हमें उनकी सीख के अनुसार चलना होगा। हमें एक साथ रहना होगा और एक दूसरे का साथ देना होगा। अनिल और संजय ने भी हां कहा। तीनों भाइयों ने मिलकर अपने पिता के सपनों को पूरा किया। प्रिया भी बूढ़ी हो गई थी। वो अपने तीनों बेटों और उनके परिवारों को देखकर बहुत खुश रहती। उसे खुशी थी कि उसके बेटे एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक साथ रहते हैं। उसने एक दिन राज से कहा कि बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया जो तुमने अपने भाइयों को माफ कर दिया। अगर तुम उन्हें माफ नहीं करते तो आज हमारा परिवार बिखर गया होता। राज ने कहा कि मां, ये आपकी ही सीख थी। आपने हमें हमेशा प्यार और माफी का पाठ पढ़ाया।